स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे उस बैठक को लेकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला लौटते ही ली है। तकरीबन ये 3 महकमों से संबंधित मीटिंग्स आज मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है। क्या बड़े फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं, इस बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। कैबिनेट की फाइल कहां फंस गई है। अभी 9 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद फाइल वापस से विभागों को नहीं मिल पाई है। आखिरकार बड़ी वजह क्या रही है और वन मित्र भर्ती में ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी, लगातार अभ्यर्थियों की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जहां पहले ज्वाइनिंग के लिए बुला दिया गया, लेकिन फिर ये हिदायत दी गई या यूं कह लीजिए ये ऑर्डर जारी किए गए अभ्यर्थियों के लिए कि जब उन्हें कहा जाएगा उसके बाद ही वो ज्वाइन करें। दोबारा से ऑर्डर जारी होंगे उनकी ज्वाइनिंग के लिए। तो आखिरकार इस तरह के मसले क्यों पेश आ रहे हैं, आज हमने इस बारे में वन विभाग से भी बात की है। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अब बीते 2 दिन बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद आज तेज धूप खिली थी। अगले 2 से 3 दिन तक अभी मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि निचले जिलों में कोहरे को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया गया है। आज भी हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में कोहरे का साया हमें देखने के लिए मिला और इसी बीच विजिबिलिटी को लेकर भी खतरा बना हुआ था। 50 मीटर से भी नीचे विजिबिलिटी गिर गई थी। अगले कल को लेकर भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है इन्हीं जिलों में, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, मिशन मौसम की शुरुआत की जाएगी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। ये अगले कल पूरे देश भर में जहां भी मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करने वाले हैं और मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। राष्ट्र को मजबूत बनाना है, हर मौसम से निपटने के लिए जलवायु स्मार्ट बनाना है, इसी मकसद से मिशन मौसम की शुरुआत हो रही है। ठीक 11 बजे से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारी है वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। देखिए, शिमला के साथ नालदेहरा में बीती शाम एक हादसा पेश आया है। दादी और पोती एक साथ ही काल का ग्रास बन गई। दरअसल इनके ऊपर एक बड़ी चट्टान गिर गई थी। बताया ये जा रहा है कि दादी पोती दोनों गाय के लिए पत्तियां इकट्ठा करने वहां गई थी और ये मतलू खड्ड के साथ ही पत्तियों को इकट्ठा कर रही थी। उसी बीच एक बड़ी चट्टान ऊपर से नीचे आई और दोनों चट्टान की चपेट में आ गई। ठीक इससे ऊपर क्योंकि जेसीबी की मशीन लगी थी और एक खेत में खुदाई हो रही थी, खुदाई के चलते ही ये चट्टान नीचे आई और आफत बनकर दादी और पोती पर गिर गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। 70 वर्ष की दादी बताई जा रही है और 21 वर्ष की इनकी पोती थी। आरकेएमवी कॉलेज से बीकॉम फाइनल ईयर की अपनी पढ़ाई कर रही थी। पूरे मामले में बेटी के पिता ने शिकायत दर्ज की है पुलिस थाने में कि जेसीबी ऑपरेटर के ऊपर और खेत के मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। इनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई है। इनकी लापरवाही की वजह से उनकी मां और बेटी की जान चली गई है, ये आरोप इन्होंने लगाया है। और देखिए, इसी के साथ साथ बंद ट्रेजरी पर भी घमासान हो गया है। दरअसल यहां विवाद बढ़ता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उनका कहना था 2 महीने से ट्रेजरी बंद पड़ी है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही है, कर्मचारी अपने भत्तों के लिए तरस गए हैं। अराजकता का माहौल वर्तमान सरकार की बदौलत अब प्रदेश में बन गया है, पेमेंट तक नहीं दी जा रही है। और पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब 2 महीने का समय हो गया हो ट्रेजरी को बंद हुए। और इसी पर देखिए, यहां प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से पलटवार किया गया है। नरेश चौहान ने यह कहा है कि एकदम बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार आरोप है। नेता प्रतिपक्ष अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पास तथ्यों पर आधारित कोई बात नहीं है, इसलिए मनमर्जी के मुताबिक कुछ भी कह रहे हैं। अगर 2 महीने से ट्रेजरी बंद होती तो इस वक्त यहां पर स्थिति ऐसी नहीं होती, हर काम प्रभावित हो जाता। ये समझने की उन्हें आवश्यकता है, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं क्योंकि अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जयराम सरकार में लोन लिया गया है गलत तरीके से लिया गया, इसी वजह से कोऑपरेटिव बैंक में एनपीए बढ़ गया है। अभी हिमाचल प्रदेश की जो भी आर्थिक स्थिति है वो जयराम सरकार की ही बदौलत है, ये बात उन्हें स्वीकार करनी चाहिए और इसके बदले वो वर्तमान सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन देखिए अभी देर नहीं हुई थी नरेश चौहान को ये बयान दिए हुए, ठीक उसके बाद ही भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज की ओर से एक और जानकारी दे दी गई। इन्होंने भी आरोप लगाते हुए ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो भी कहा है तथ्यों पर आधारित ही उन्होंने अपनी बात कही है। 1000 करोड़ से ज्यादा यहाँ राशि हो गई है पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की ही, और 2 महीने से ट्रेजरी बंद पड़ी है, 21 नवंबर से बंद है। इस ट्रेजरी को खोला जाए और जल्द से जल्द अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों के भत्ते उन्हें दे दिए जाए। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा बनी है जहां एक भी वादा पूरा करने पर सरकार विफल रही हो और दूसरी ओर जो पहले से दिया भी जा रहा था उसे भी बंद कर दिया गया है। अब देखिए ठेकेदारों में रोष क्यों है, ये दरअसल क्योंकि बात सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं की जा रही है कि पेमेंट बंद कर दी गई है, बल्कि ठेकेदारों में भी रोष है। ये पीडब्ल्यूडी से संबंधित ठेकेदार है। अब 5000 के करीब ठेकेदार पीडब्ल्यूडी में पंजीकृत है। इनका कहना है कि 825 करोड़ से अधिक का भुगतान अभी नहीं होना है। इसमें ए श्रेणी वाले ठेकेदार भी हैं जिनका 50 लाख अकेले का ही भुगतान करने के लिए रह रहा है। तो ऐसे में ये राशि ने दी नहीं जा रही है। 21 नवंबर से ट्रेजरी बंद है, ये आरोप भी सबसे पहले इन्होंने ही लगाया था और ये भी इनकी ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल 5 से 10 हजार की पेमेंट इन्हें कर दी जाती है। इससे ना तो ये लेबर का वेतन दे पा रहे हैं, ना अन्य कर्मचारियों का वेतन दे पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार ये कह दिया जाता है जल्द पेमेंट होगी, लेकिन हो नहीं पा रही है, जिस वजह से इनकी लेबर भी इन्हें छोड़कर जा रही है। अभी देखिए ठेकेदारों ने अब काम करना बंद कर दिया है। ये चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है कि अपनी मशीन्स नहीं देंगे और ना ही इनकी ओर से कोई कार्य किया जाएगा, ना लेबर आगे दी जाएगी, क्योंकि इनकी पेमेंट अभी पेंडिंग है और ये 21 नवंबर के बाद से लेकर इंतजार में ही बने हुए हैं। तो माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। इस पूरी बात का फायदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत पूरा विपक्ष उठा रहा है कि ट्रेजरी ही बंद कर दी गई है 21 नवंबर से। ये तो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार है, विभिन्न विभागों में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और इसी के साथ ये विपक्ष ने आंकड़ा दिया है कि 825 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ से अधिक राशि अभी भुगतान के लिए बची है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभाग भी ऐसे हैं जहां ठेकेदार अपनी अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो कर्मचारियों को उनकी पेंशन देनी चाहिए, टीएडीए का बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन यहां तो ट्रेजरी ही इस सरकार ने बंद कर दी है। ये बात इनकी ओर से कही गई है। देखिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू में थे और वहां तांदी गांव पहुंचे थे। 1 जनवरी को इस गांव में बड़ा हादसा पेश आ गया था। 17 मकान एक साथ जलकर राख हो गए थे, 6 गौशालाएं भी जलकर राख हो गई थी और 100 लोग बेघर हो गए। तंबू में रहकर ही इन लोगों को अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तांदी पहुंचकर प्रभावितों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और ये अनाउंसमेंट भी की कि अगले 6 माह तक 5000 रुपए किराया इनका दिया जाएगा रहने के लिए। सरकार की ओर से ये कोई अपने लिए अच्छा कमरा देख ले, बजाय इसके कि इन्हें तंबू में अपना समय अभी गुजारना पड़े। और अगले 6 माह तक ये सरकार की ओर से ही 5000 रुपए राशि प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके अलावा ये भी इनकी ओर से आज ऐलान किया गया है कि गांव तक पक्की सड़क बन सके। ये 75 लाख रुपए का ऐलान इसके लिए करते हैं। अग्निशमन केंद्र वहां जल्दी खोला जाएगा, क्योंकि अग्निशमन केंद्र आसपास नहीं था, इस वजह से भी ये मकान जलकर राख हो गए। ये घोषणा भी आज मुख्यमंत्री की ओर से हुई है। हालांकि पशुशालाएं बनाने के लिए 50,000 रुपए अलग से मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे। प्रभावितों को ये भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महज 1 लाख रुपया ही दिया जाता है ऐसे लोगों को जो बेघर होते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस समस्या को समझते हुए 1 लाख से ये राशि सीधा 7 लाख के तौर पर बढ़ा दी है। वहां भी आज ये घोषणा करके आए हैं और प्रत्येक माह 5-5 हजार रुपए भी दिए जाएंगे किराए के तौर पर, जब तक पुनः मकान का निर्माण इन लोगों का नहीं होता है। और पुनः मकान के निर्माण में राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज कहा गया है। देखिए एक्सपोजर विजिट नीति में बदलाव ना हो, जो बदलाव किया गया है उसे वापस लिया जाए, ये स्कूल प्रवक्ता संघ की ओर से मांग उठाई गई है। शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है बाहरी देशों में, ताकि कुछ नई तकनीकें ये सीखे, ये भी जानकारी ले कि किन योजनाओं के तहत वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के प्लान्स हैं जो लागू वहां पर किए गए हैं, ऐसी कोई नई स्कीम्स ये भी सीख कर आए। और इसीलिए ये एक्सपोजर विजिट की शुरुआत की गई थी। इसमें पहले 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा चुका है, अब अगले चरण में फिर भेजा जाएगा। लेकिन स्कूल प्रवक्ताओं का कहना है कि इनकी संख्या 18,500 है और इनकी संख्या 15 से बढ़ाकर 30 कर दी जाए, तभी पात्र शिक्षकों को इसमें मौका मिल पाएगा। औपचारिकताएं पूरा करने के लिए भी इन्हें बहुत कम समय दिया गया है। आवेदन इन्हें करना है, उसके लिए कुछ औपचारिकताएं हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, किन विशेष गतिविधियों में भागीदारी दिखाई है और अभी तक इनकी
पूरी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इससे पहले क्या किसी अवार्ड से भी नवाजे गए हैं स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, इस बारे में भी जानकारी देने के लिए कहा है। तो ये औपचारिकताएं पूरा करने के लिए बहुत कम समय इन्हें दिया गया है, समय बढ़ा दिया जाए। और ये जो एक ही साल में दो बार नीति में बदलाव हुआ है, ये ठीक नहीं है। जो अभी हाल ही में बदलाव किया गया है शिक्षकों के चयन को लेकर, इसे वापस लिया जाए, ये भी इन्होंने मांग रखी है। लेकिन इस बार देखना ये रोचक रहेगा कि एक्सपोजर विजिट पर किन शिक्षकों को भेजा जाता है, दरअसल बाहर किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है और किन स्कीम्स को वहां लागू किया गया है, इसके अलावा कौन सी एडवांस तकनीक वहां पर अपनाई जा रही है, यही सीखने के लिए, यही सीखने सिखाने के लिए वहां शिक्षकों को भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बीए फर्स्ट ईयर में 3,907 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ये 98% रिजल्ट रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर में 1,073 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 96% रिजल्ट रहा है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में 861 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और 94% रिजल्ट रहा है। बाकी जानकारी आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री तीनों ही दिल्ली जाने वाले हैं। अगले कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ा कारण यह है कि 15 जनवरी को वहां इंदिरा भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। ये कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। जिस वक्त सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उस वक्त इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब जाकर निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत सभी बड़े चेहरे कांग्रेस के वहां नजर आने वाले हैं और इसीलिए यहां हिमाचल प्रदेश के 3 बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी भी वहां देखने के लिए मिलेगी। तीनों नेताओं की मौजूदगी में अभी मौजूदा हालातों को लेकर राज्य पर चर्चा हो सकती है, संगठन के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है और पंचायत चुनावों पर भी अपना पक्ष वहां तीनों नेताओं की ओर से रखा जा सकता है। वन मित्र भर्ती वाले अभ्यर्थी काफी परेशान है कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से हमारे पास दावा ये किया गया कि पहले उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, उसके बाद ज्वाइनिंग देने पर इनकार हो गया और ये भी कहा विभाग ने कि जब दोबारा से ऑर्डर जारी होंगे तभी ये ज्वाइनिंग के लिए आए। फिलहाल अभी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, यानी कि पहले बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि पूरी हो गई है तो ज्वाइनिंग में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, ये सवाल भी उठा रहे हैं। और एक बारी नूरपुर रेंज में ये मामला सामने आया है जहां पहले ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर वापस इनकी ज्वाइनिंग लेते हुए ये कहा गया कि पुनः ये ऑर्डर्स जारी होंगे। तो ये चल क्या रहा है, वन मित्र अभ्यर्थियों की ओर से सवाल पूछा गया है। देखिए, इस पूरे मामले में हमने विभाग से बात की और विभाग की ओर से जानकारी ये दी गई है, लाहौल समेत कुछ एक क्षेत्रों में अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है और एक साथ ही पूरे हिमाचल प्रदेश में वन मित्रों को नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में रिजल्ट घोषित होने का इंतजार हो रहा है। जब यहां रिजल्ट घोषित होगा तो ज्वाइनिंग अन्य क्षेत्रों में दे दी जाएगी। अभी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि कॉलेज अपना छोड़ दिया है, इसमें कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं और अब कॉलेज छोड़ने के बाद घर में बैठे हैं, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। खैर, अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन बात विभाग की भी सही है कि एक साथ ही ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अगर एक साथ ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो आगे फिर कई तरह के गतिरोध बढ़ेंगे। अब एक साथ ज्वाइनिंग होगी तभी एक साथ रिटायरमेंट भी हो पाती है। कुछ ऐसे तर्क भी विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला लौटते ही 3 बड़ी मीटिंग्स ली हैं। इसमें एक मीटिंग भाषा एवं संस्कृति विभाग को लेकर थी और दूसरी हेल्थ को लेकर थी, तीसरी एजुकेशन को लेकर थी। हेल्थ और एजुकेशन में पीडब्ल्यूडी के डिपॉजिट वर्क पर यहां चर्चा हुई है। अभी पीडब्ल्यूडी डिपॉजिट वर्क में कितने प्रोजेक्ट्स रह गए हैं कंप्लीट होने के लिए, कौन से कंप्लीशन पर ही है और कहां एडिशनल बजट देने की आवश्यकता है, इस पर दरअसल ये मीटिंग हुई है। देखिए, अभी यूं तो हमने ये कहा कि दिल्ली जाने वाले हैं सीएम भी, डेप्यूटी सीएम भी और प्रतिभा सिंह भी, लेकिन आप सभी जानते भी होंगे कांगड़ा प्रवास पर भी 15 जनवरी से ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो संभावना ये है कि अगले कल ये दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और 15 जनवरी को डायरेक्ट दिल्ली से कांगड़ा ही आएंगे। उसके बाद कई दिनों तक कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे। किन किन चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं इसे लेकर अभी फाइनल शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन जल्द ही जारी हो जाएगा। और 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस बैजनाथ में ही मनाया जाएगा। तो ये भी देखिए नजर रहने वाली है। माना जा रहा है कि धर्मशाला से ही हालांकि शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद किन किन क्षेत्रों में जाते हैं अपने प्रवास के दौरान, लोअर बेल्ट में अब ये जनता के द्वार कार्यक्रम कहीं जाकर शुरू हुआ है। हर किसी की नजर देखिए इस पर बनी रहेगी।
एक और डिसीजन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इसमें 7 सोलर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर हो गया है। इसके मूल्यांकन को लेकर अभी फिलहाल चर्चा हो रही है। देखिए, इसके अलावा 325 मेगावाट के 8 प्रोजेक्ट अभी अंडर सर्वे बताए जा रहे हैं। इसी मीटिंग के दौरान ये भी खुलासा हुआ है। 9 जनवरी को कैबिनेट बैठक हुई थी, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी कि जो फाइल्स हैं वो वापस विभागों के पास नहीं पहुंची है, जिस वजह से विभाग उन फैसलों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। बीपीएल सर्वेक्षण की ही बात कर ले, नए सिरे से अब एसओपी तैयार होगी। यह एसओपी भी तभी तैयार हो पाएगी जब कैबिनेट वाली फाइल वापस से विभाग के पास पहुंचेगी। तब तक इंतजार ही करना होगा। तो विभाग अभी इंतजार में है कि प्रोसेस तभी आगे बढ़ पाएगा जब तक फाइल उनके पास पहुंचेगी, और फाइल कब तक पहुंचेगी अभी ये कहा नहीं जा सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग उन तक पहुंच जाए, इसी का इंतजार वो कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी जानकारी सामने आई है और ये खुद यूपी के सीएम की ओर से दी गई है। महाकुंभ के दौरान पहले ही दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे थे। ये अपने सोशल मीडिया के जरिए यूपी के सीएम की ओर से जानकारी दी गई है महाकुंभ मेले को लेकर। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से पासिंग क्राइटेरिया नए सिरे से तय कर दिया गया है। ये 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को लेकर हमने बात की है, 10th और 12th, क्योंकि ये देखिए दोनों ही बोर्ड के कक्षाएं रहती हैं। और 2025 में एग्जाम्स में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसे लेकर पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो इस बारे में अपडेट ले। और ये माना जा रहा है कि पासिंग क्राइटेरिया में जो कुछ एक बदलाव हुए हैं, उसमें मुख्य बदलाव ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं, 1/4 हिस्सा भी उसका अटेंड कर लेते हैं, या शुरुआती तौर पर भी क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं, तो उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए, जो अभी टेट का एग्जाम हुआ था 2024 में, 10 विषयों को लेकर एग्जाम हुआ था, इसकी आंसर की भी जारी हो गई है और साथ ही साथ रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज कितनी रही है किस विषय में। जेबीटी टेट की बात करें तो ये 43% रिजल्ट रहा है। शास्त्री का 66% रहा है परसेंटेज रिजल्ट की, और टीजीटी आर्ट्स टेट की 30% यहाँ पर परसेंटेज रही है। सबसे कम हमें यही लग रहा है, हालांकि इससे कम टीजीटी मेडिकल टेट की रही है 27%। टीजीटी नॉन मेडिकल की परसेंटेज भी यहाँ 27% है। लैंग्वेज टीचर टेट की 50% परसेंटेज यहाँ रही है रिजल्ट की, और पंजाबी टेट की 4% ही यहाँ पर परसेंटेज रही है। ये सबसे कम है, हमें लग रहा था 27 सबसे कम होगा, लेकिन 4% और भी कम है। और उर्दू टेट में ये 33% ही यहाँ पर परसेंटेज बताई जा रही है। तो ये अब रिजल्ट घोषित हो गया है। 2024 में टेट का एग्जाम हुआ था 10 विषयों को लेकर, फिलहाल 8 को लेकर हमने यहाँ जानकारी दे दी है, और कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा है ये भी अपडेट लेकर आए थे। देखिए, विजिलेंस ने होटल बनाने के नाम पर जो करोड़ों का लोन लिया गया था, एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, उस आरोपी को पूछताछ के लिए आज बुलाया था। मैसर्स हिमालय स्नो विलेज और मैसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बैंस को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और ये विजिलेंस मुख्यालय शिमला पहुंचे थे। और वहीं देखिए, विजिलेंस की एसआईटी ने सोमवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए शिमला बुलाया था। ये पिछले सोमवार की बात है, लेकिन ये नहीं आए थे, तो इस बार बुलाया है और ये पहुंच चुके हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।